हेलो दोस्तों, अभिनव वारस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक नई शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये शुरुआत प्रतियोगिता क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। जैसा कि आप लोग हमारे आज इस शुरुआत के जो वीडियो है इसका चित्र देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर ही चित्र होगा। हमारी आज की जो नई शुरुआत है उसका नाम है राजस्थान को जाने प्रतियोगिता। जी हाँ, राजस्थान को जाने ये जो प्रतियोगिता से हम शुरू कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम राजस्थान जीके प्रश्नोत्तरी की पहली सीरीज लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित है। साथियों, ये एक ऐसी प्रतियोगिता सीरीज साबित होगी जो बालक आरएएस, चाहे पटवारी, चाहे पुलिस, चाहे एसआई, किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, अगर उसके एग्जाम में राजस्थान जीके का पार्ट है, जी हाँ, तो उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है ये सीरीज। और साथियों, मैं पहले ही आप लोगों से निवेदन कर दूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ सकें और इस सीरीज का जवाब दे सके। साथियों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले इसके नियम और शर्तें एक बार आपको पुनः बता देता हूं, जैसा कि मैं कल लाइव आकर आप लोगों के सामने मैंने चर्चा की थी इस सीरीज के बारे में। साथियों, इसमें जो मैं आप लोगों के सामने प्रश्न प्रस्तुत करूंगा वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जी हाँ, वो प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए या आने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस सीरीज में शामिल किया है। दूसरी बात, इस प्रतियोगिता सीरीज से डेली एक विजेता घोषित किया जाएगा और जो विजेता होगा उस विजेता की लिस्ट में आने के लिए आप सभी को कम से कम 3 प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जी हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देते जाने हैं और कमेंट बॉक्स में जितने भी जवाब आएंगे उनमें से हम लोग एक व्यक्ति का लकी ड्रॉ के द्वारा विजेता घोषित करेंगे और उस विजेता की घोषणा कल जो वीडियो होगा हमारा राजस्थान जीके प्रश्नोत्तरी का दूसरी सीरीज, उसमें सबसे पहले उस व्यक्ति का अनाउंसमेंट किया जाएगा विथ फोटो के माध्यम से, अगर संभव हुआ तो साथियों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं श्री गणेश जी का नाम लेके। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए, राजस्थान को जाने प्रतियोगिता सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी साथी फटाफट जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक मिनेंद्र के 16 सिक्के प्राप्त हुए? जी हाँ, और ये प्रश्न पूछा गया था आरएएस प्री एग्जाम 2018 में। निम्नलिखित में से किस स्थान से, स्थान का नाम पूछ रहा है, शासक मिनेंद्र, ये मिनेंद्र एक यूनानी शासक था, इसके 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए। साथियों, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का जवाब होगा बैराट सभ्यता। जी हां, बैराट सभ्यता से हमें शासक मिनेंद्र, जो यूनानी शासक था, उसके 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। साथियों, मैं अगर बात करूं इस मिनेंद्र की और इस बैराट सभ्यता से इन 16 सिक्कों की, तो सबसे पहले चर्चा में आती है बात कि साहब ये क्या है बैराट। तो बैराट एक पुरातात्विक स्थल है साथियों, और अगर मैं बात करूं इस बैराट की, तो इस बैराट से हमें एक मृदभांड मिला था। ये जैसे मान लीजिए आप मर्दभांड तो आप जानते होंगे, मृदा से बना हुआ पात्र। इस मर्दभांड में क्या हुआ, एक पोटली मिली थी। पोटली जानते हो, बड़े बुजुर्गों के पास धन को संग्रहित करने के लिए। इस पोटली में कुल मिलाकर बैराट सभ्यता से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई थी? 36 मुद्राएं। ध्यान लगाना, ये जो 36 मुद्राएं हैं इनको 2 भागों में बांटा गया था मुख्य रूप से। एक तो थी 8 मुद्राएं और एक तरफ थी 28 मुद्राएं। साथियों, ये जो 8 मुद्राएं थी, इन 8 मुद्राओं को नाम दिया था पंचमार्क मुद्राएं। क्या नाम दिया गया था?
पंचमार्क मुद्राएं। कौन अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखिए, साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते चलिए। साथियों, बात कर रहे हैं हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग सभी जुट जाइए, ऐसा माहौल बना दीजिए कि लगना चाहिए कि मेरी क्लास हूबहू हो रही है और मैं क्लासरूम में बैठकर ये स्टडी कर रहा हूँ। साथियों, ये जो 28 मुद्राएं मिली, इन 28 मुद्राओं को हिंद यूनानी मुद्राएं कहते थे। क्या कहते थे? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक भी अपन लोग कह सकते हैं। और साथियों, ये जो 28 मुद्राएं थी, इन 28 हिंद यूनानी मुद्राओं में से 16 मुद्रा अकेले किसकी थी? मिनेंडर की। और यही आपको प्रश्न में पूछा गया था आर्यस्प्री 2018 में कि 16 मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो आप लोगों का जवाब हो चुका होगा सभी का, बैराट सभ्यता से ये हमें प्राप्त हुई है। बैराट सभ्यता हमारे जयपुर में स्थित है। कुल मिलाकर बैराट सभ्यता से हमें 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। और ये जो बैराट सभ्यता है, यहाँ से मौर्य युगीन सभ्यता के हमें प्रमाण मिले थे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सीरीज के दूसरे प्रश्न की ओर। और आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न ये रहा, दादू दयाल के उपदेशों की स्थानीय भाषा थी। जी हाँ, बड़े ध्यान से पढ़ना। दादू दयाल जी जो एक लोक संत माने जाते हैं, देव पुरुष माने जाते हैं, उनके उपदेशों की स्थानीय भाषा कौन सी थी? वैसे दादू दयाल जी को हिंदी का अच्छा ज्ञान था, परंतु स्थानीय रूप से उन्होंने अपने जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में संग्रहित किए थे, या बोलते थे या लिखते थे? तो साथियों, बात आ रही है स्थानीय भाषा की। तो आप लोगों में अगर दादू दयाल जी को पढ़ रखा होगा तो इसका जवाब फटाफट देंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में जवाब जल्दी लिखिए आप लोग फटाफट। कम से कम 3 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। उनमें से हम लोग लकी ड्रॉ के द्वारा आज का इस सीरीज का विजेता घोषित करेंगे। जी हां, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के जवाब की, तो साथियों इसका सही जवाब है ढूंढाड़ी। जी हां, ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को हम लोग ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं। जी हाँ, और जयपुर इसका सबसे बड़ा केंद्र है ढूंढाड़ी बोली का। साथियों, बात करूं अगर मैं यहाँ पर दादू दयाल जी की उपदेशों की, तो बात आती है कि इन्होंने स्थानीय भाषा में ढूंढाड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया और कैसे किया। साथियों, सबसे पहले बात चर्चा आती है कि इन्होंने, या जो दादू दयाल जी थे, दादू जी का जो वास्तविक संबंध था, वो वास्तविक संबंधों में से ये गुजरात से थे। दादू दयाल जी वास्तविक रूप में कहाँ से थे? गुजरात। परंतु ये घुमंतों के रूप में राजस्थान आ गए थे। और राजस्थान आने के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये सांभर में आए थे। सांभर में आने के बाद में ये कुछ समय तक इन्होंने आमेर में भी अपना जीवन व्यतीत किया था। और उसके पश्चात एक जगह है अपने यहाँ पर नरेना। जी हाँ, ये दूदू के पास में पड़ती है। और दूदू कहाँ पड़ता है? अपने जयपुर में। इस नरेना में इन्होंने अपनी प्रधान पीठ स्थापित की थी। और आज इन दादू दयाल जी के द्वारा जो पीठ या पंथ स्थापित किया गया था उसका नाम था दादू पंथ। कौन सा पंथ? दादू पंथ। और दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है, वो प्रधान पीठ कहाँ पर है? नरेना में। कहाँ पर है? नरेना में। साथियों, अगर मैं दादू दयाल जी की और बात को आगे बढ़ाऊँ तो इन दादू का एक शिष्य था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दादू दयाल जी का एक सबसे प्रमुख शिष्य था और उस शिष्य का नाम था रज्जब जी। क्या नाम था? रज्जब। ये जो रज्जब जी था, इन रज्जब जी ने दादू दयाल जी के जितने भी उपदेश थे, उन लगभग उपदेशों को 5000 दोहों में एक रचना के माध्यम से रचित किया। रज्जब जी ने दोहों के माध्यम से लिखा था, दोहों के माध्यम से। और साथियों, ये जो दोहे थे, ये दोहे कहलाए थे दादू वाणी। क्या कहलाए थे? दादू वाणी। और ये जो दादू वाणी थी, इस दादू वाणी उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? दादू वाणी के नाम से। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था हमारे पास कि दादू वाणी या इनके जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में थे, कौन सी स्थानीय भाषा में थे? तो दादू वाणी की जो भाषा थी, उस भाषा का नाम था
ढूंढाड़ी। कौन सी भाषा थी? ढूंढाड़ी। तो आप लोगों से सीधा भी प्रश्न पूछ सकता है और दादू वाणी की, अगर सीधा प्रश्न देगा तो दादू वाणी की भाषा पूछ लेगा, और अगर थोड़ा सा जटिलतम देगा तो वहाँ पर वो इनके उपदेशों की स्थानीय भाषा पूछ सकता है, जो कि हमारे प्रश्न में हमने समाहित किया है। तो साथियों, दादू दयाल जी के बारे में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे जब लोक देवताओं के साथ में लोक संतों को हम लोग अध्ययन में लेंगे। यहाँ पर हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जी के प्रश्नोत्तरी सीरीज, और इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को अभी तक भी अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ सकें और इसमें जवाब देते रहिए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न ये रहा साथियों। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा लेवल का प्रश्न है। आरएएस की तैयारी करने वाले बालकों के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न साबित होगा, और आजकल ऐसे कूट प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 को देखिएगा। इधर सूची 1 को संबंध आपको सूची 2 से स्थापित करना है, मिलान करना है एक तरीके से। द्वारिकाधीश मंदिर इनमें से कहाँ पर है? बाणेश्वर महादेव मंदिर इनमें से कहाँ पर है? रणकपुर जैन मंदिर इनमें से कहाँ पर है? और श्री महावीर जी का मंदिर इनमें से कहाँ है? सूची सेकंड में आप लोगों को मथई नदी, गंभीरी नदी, सोम, माही और जाखम और गोमती नदी, ये 4 आप लोगों को इधर कड़ी दी हुई है और 4 कड़ी इधर दी हुई है। आपको मिलान करना है। सबने देख लिया होगा प्रश्न को। इस प्रश्न के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन आप लोगों के सामने ये रहे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। साथियों, यहां पर जो प्रश्न का जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। मतलब मैं एक बार आप लोगों के साथ में इसको वहीं पर जाकर डिफाइन करता हूं। सबसे पहले बात पूछ रहा है वो ऑप्शन डी उन्होंने दिया है, सॉरी ऑप्शन बी जो दिया है, उस ऑप्शन बी में हमारे सामने ए को 4 जगह, मतलब ए का मतलब द्वारिकाधीश जी, तो द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे। उन्होंने ऑप्शन जो बी है उसको 3 के साथ लिंक किया है, तो बाणेश्वर महादेव का मंदिर है वो कहाँ पर है? सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर। इस प्रकार के प्रश्न अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो सीखने का प्रयत्न कीजिएगा कैसे इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। आगे की बात करूँ रणकपुर के जैन मंदिर, तो रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? मथई नदी के किनारे। साथियों, बात करूँ आगे की तरफ में महावीर जी का मंदिर, तो महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? गंभीरी नदी के किनारे। ये ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रचलन में है अभी, मतलब कौन सा मंदिर या कौन सा नगर किस नदी के किनारे, एक नगरों के प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं ऐसे ही। कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जैसे आगरा के बारे में पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे हैं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे हमारी प्रतियोगिता सीरीज का राजस्थान को जानो सीरीज का तीसरा प्रश्न, और इस तीसरे प्रश्न की हमने बात की जहाँ पर हमारे सामने उत्तर था ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी की हमने पूरी तरीके से चर्चा की। एक बात और मैं इसके बारे में चर्चा करूँ तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, जो द्वारिकाधीश जी मंदिर है, ये द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है वो कहां पर पड़ता है? अपने कांकरोली। कांकरोली कहां पर है? राजसमंद में। कांकरोली कहां पर है? राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश जी का मंदिर पड़ता है। और इन द्वारिकाधीश जी की मैं बात करूं तो द्वारिकाधीश जी बेटा वल्लभ जो संप्रदाय है उसकी एक पीठ मानी जाती है। ये वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? जवाब दीजिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग, कमेंट करो। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? श्रीनाथ जी का मंदिर। वेरी गुड। तो साथियों, यहाँ पर जो द्वारिकाधीश जी है वो भी वल्लभ संप्रदाय की क्या है? पीठ है, वल्लभ संप्रदाय। और साथियों में द्वारिकाधीश जी की बात करूं तो ये जो राजसमंद झील है, झील के बारे में पूछ सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पर नदी के बारे में पूछा है, झील के बारे में पूछ सकता है। राजसमंद झील के किनारे पर है ये, क्योंकि राजसमंद झील में गोमती नदी का पानी तो आकर गिरता है। भगवान कृष्ण के युवा स्वरूप का वर्णन है यहाँ पर। भगवान कृष्ण के युवा स्वरूप, क्योंकि बाल्य स्वरूप का वर्णन हमें श्रीनाथ जी के यहां पर मिलता है और युवा स्वरूप का वर्णन कहां पर मिलता है? द्वारिकाधीश जी में। साथियों, अगर मैं बात करूं हमारे बाणेश्वर महादेव मंदिर की, बाणेश्वर,
साथियों जो बैनेश्वर महादेव मंदिर है, इस बैनेश्वर महादेव में संत माऊ जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि आदिवासियों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया था इन्होंने, संत माऊ जी। इस संत माऊ जी की अगर बात करूं तो इनकी तपोभूमि के रूप में ये बैनेश्वर प्रसिद्ध माना जाता है। साथियों अगर बात करूं मैं बैनेश्वर की, तो यहाँ पर माघ पूर्णिमा को, प्रश्न को ध्यान देना, हर एग्जाम में पूछा जाता है, माघ पूर्णिमा याद कर लीजिए, माघ महीने की पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल आदिवासियों का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? आदिवासियों का मेला। आदिवासियों का मेला कहाँ लगता है? बैनेश्वर धाम में। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। क्यों प्रसिद्ध है बैनेश्वर धाम? क्योंकि यहाँ पर संत माऊ जी की क्या थी? तपोभूमि। बैनेश्वर धाम कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? सोम, माई और जाखम के संगम पर। बैनेश्वर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एकमात्र खंडित शिवलिंग भी लगा हुआ है जिसकी पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की। आगे बात करूँ अगर मैं रणकपुर के बारे में, रणकपुर, मैं इस प्रतियोगिता सीरीज के साथ साथ में हर प्रश्न को डिफाइन करते चल रहा हूँ, उसके बारे में पूरी चर्चा करते चल रहा हूँ, तो आप लोग कॉपी पेन को जरूर साथ में रखें और नोट करते चलिएगा। रणकपुर की बात करूँ मैं साथियों, जो रणकपुर के जैन मंदिर है, वो रणकपुर की अगर बात करूँ तो ये आदिनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है ये? आदिनाथ जी। जैन धर्म के जो आदि पुरुष माने जाते हैं, प्रथम पुरुष माने जाते हैं, प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। और रणकपुर कहाँ पर पड़ता है? आपके पाली में। कहाँ पर है रणकपुर के मंदिर? पाली में। कौन सी नदी के किनारे पर है रणकपुर के मंदिर? रणकपुर के मंदिर है मथई नदी के किनारे। ये तो अपन ने देख लिया था, मथई नदी के किनारे। अच्छा, रणकपुर के मंदिरों की बात करूं तो ये जो मंदिर है बड़ा अपने आप में अनोखा मंदिर है। साथियों इस मंदिर की बात करूं तो इसको चौमुखा मंदिर कहते हैं। जी हाँ, चौमुखा मंदिर से तात्पर्य ये है कि इसके चारों तरफ दरवाजे हैं, चारों तरफ से खुलता है ये मंदिर। ऐसा मंदिर कौन सा है? हमारा रणकपुर का जैन मंदिर। एक बात और ध्यान रखना, 1444 स्तंभों के लिए भी प्रसिद्ध है ये मंदिर। कितने स्तंभों के लिए? 1444 स्तंभ। और स्तंभ इतनी खूबसूरती से इसको जो प्लान किया गया है, इसकी डिज़ाइन बनाई गई है कि आप 1444 स्तंभ होने के बाद में भी अगर किसी भी मंदिर में स्थान से आप अगर मूर्ति को देखना चाहेंगे तो आपको भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगी। किसी भी प्रकार से स्तंभ बाधा नहीं करेंगे। आगे मैं बात करूं साथियों महावीर जी की, बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने इनके बारे में। महावीर जी मतलब जैन धर्म से संबंधित है। महावीर जी की बात करूं तो उनका मुख्य मंदिर करौली में है, और करौली में ही ये गंभीरी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? गंभीरी नदी के किनारे। साथियों इनका जो महावीर जयंती के दिन तो वैसे विशेष रूप से हम लोग इनको मनाते हैं। साथियों यहाँ पर इनका जो मेला लगता है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, जी हाँ, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से और चैत्र कृष्ण की द्वितीया तक, चैत्र कृष्ण की द्वितीया तक ये क्या लगता है? महावीर जी का मेला लगता है। साथियों हम लोग बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की सीरीज की ओर, और आपके स्क्रीन पर चौथा प्रश्न आज का ये रहा, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है? जी हाँ, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में की जाती है? पटवार एग्जाम 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। जवाब फटाफट दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूं 4 हाथों वाले देवता, तो साथियों यहां पर जवाब होगा आपका वीर कल्ला जी। जी हाँ, वीर कल्ला जी कैसे प्रसिद्ध हुए थे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक्स में चलते हैं साथियों। कल्ला जी की मैं बात करूं तो इनकी ये जो प्रसिद्ध हुए थे वो हुए थे मेवाड़ के अंतर्गत, अर्थात चित्तौड़ का जो तीसरा जौहर हुआ था, तीसरा जो शाखा हुआ था, उस शाखे के साथ में ये प्रसिद्ध हुए थे। होता क्या एक्चुअली साथियों, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, और ये तीसरा शाखा जो चित्तौड़ का था वो कब था? 1567-68 में। साथियों यहाँ पर जो शासक थे वो शासक थे उदय सिंह, जी हाँ, और जो आक्रांता था वो था अकबर। होता क्या है साथियों,
इस युद्ध में, युद्ध की जो वीर भूमि है उसमें उदय सिंह नहीं पहुंच पाते हैं। और युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नेतृत्व करते हैं उनके दो प्रमुख सेनापति, जिनको हम लोग जानते हैं किन किन नामों से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। उदय सिंह के सेनापति जिनको जैमल और फत्ता, जी हाँ, जैमल और फत्ता, ये दो इनके प्रमुख सेनापति थे उदय सिंह के। साथियों होता क्या है, जैमल और फत्ता ये दोनों ही युद्ध का नेतृत्व करते हैं, जो चित्तौड़ का तीसरा युद्ध हुआ था अकबर के विरुद्ध। साथियों इसमें क्या होता है, जो आपका फत्ता होता है वो जख्मी हो जाता है, और जो जैमल है उस जैमल की समस्या ये होती है कि जैमल का एक हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तो आपका जो जैमल होता है वो मैं मेरी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से एक बार और रखता हूँ। साथियों इनका ही एक सेनापति और था जिसका नाम था कल्ला, और ये कल्ला क्या है, तलवार चलाने में बड़ा ही सिद्ध हस्त था, तलवारबाजी बड़ी खतरनाक तरीके से करता था। परंतु हुआ क्या एक्चुअल में साथियों, ये मेरी बात थोड़ी सी एक बार आप दोबारा देखना। कल्ला के साथ होता क्या है, इनके जो पाँव होते हैं वो पाँव जख्मी हो जाते हैं। ये कल्ला थे, कल्ला के क्या होते हैं, पाँव जख्मी हो जाते हैं। तो अब तलवार कैसे चलाएं, तो साथियों इतनी देर में क्या होता है, जैमल आता है, और जैमल क्या करता है, अपने जो कंधे हैं, जी हाँ, जैमल के जो कंधे हैं, इस कंधों पर किसको बैठा लेता है, ये जैमल को बैठा है, कल्ला को बैठा लेता है। अब नीचे जैमल था और ऊपर कल्ला बैठा हुआ था कंधे पर, तो नीचे दो हाथों से तो तलवार चला रहा था कौन, जैमल, और ऊपर दो हाथों से तलवार कौन चला रहा था, कल्ला। तो सामने वाली दुश्मन सेना को लग रहा था कि ये जो आदमी है चार हाथों से लड़ रहा है, और तभी से ये प्रसिद्ध हो गए थे चार हाथों वाले देवता के रूप में। साथियों ये बात आती है हमारी चार हाथों वाले देवता वीर कल्ला जी की, जिनकी जो सिद्ध स्थली चित्तौड़ में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हम लोग हमारी प्रश्न सीरीज 5 में। साथियों बात कर रहा हूं मैं अगले प्रश्न की। बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखा है, जी हां, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, और यह प्रश्न पूछा गया था कृषि पर्यवेक्षक 2019 में। साथियों बीजा और माला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आपका जो जवाब है वो यहां पर सही जवाब होगा सासी। एक्चुअली साथियों जो आपकी सासी जनजाति है ये मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती है, और राजस्थान के भी अगर मैं बात करूं तो पूर्वी क्षेत्र मतलब जो भरतपुर है, उस भरतपुर क्षेत्र में इस जाति का निवास है। कौन से क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में। भरतपुर क्षेत्र में साथियों इस निवास करने वाली जाति को आपराधिक जाति घोषित किया हुआ है, आपराधिक जाति मानी जाती है ये। तो साथियों अगर मैं बात करूं, इसी जाति के दो वर्ग बटे हुए हैं, एक वर्ग बीजा है और एक वर्ग माला है। ये बीजा जो वर्ग है, ये वर्ग साथियों जो भी इस सासियों में भी धनाढ्य वर्ग है, जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य जो हैं उनको बीजा वर्ग के अंतर्गत लेते हैं, और जो थोड़े गरीब हैं उनको किसके अंतर्गत रखते हैं, माला वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व शीशा अयस्क भंडार उपलब्ध है। जी हाँ साथियों जवाब फटाफट भेजिए। जो साथी अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं इस प्रतियोगिता सीरीज से, वो जल्द से जल्द जुड़े, और सभी साथी अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों तक व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी प्रकार से आप लोग इस सीरीज को सेंड करो, शेयर करो, और इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के पास अगली जो सीरीज होगी उसका नोटिफिकेशन, कल वाली सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आप लोगों के पास पहुंचे। साथियों ये प्रश्न पूछा गया था RAS प्री एग्जाम 2007 में, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व शीशा अयस्क भंडार, और इसका जो सही आंसर होगा साथियों, वो सही आंसर होगा रामपुरा आगुचा। जी हाँ, बात करूं मैं राजपुरा दरीबा की तो ये राजसमंद में पड़ता है, देलवाड़ा की मैं बात करूं तो ये उदयपुर में है, झामर कोटरा की बात करूं तो ये भी आपके उदयपुर में है, और रामपुरा आगुचा कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। साथियों जो रामपुरा आगुचा है वो एशिया का श्रेष्ठ
सर्वोत्तम जस्ता व सीसा अयस्क भंडार यहाँ पर निकला हुआ है, मिला हुआ है और यहाँ से प्राप्त होता है। साथियों, अगर मैं रामपुरा आगुचा की बात करूं तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी, जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी जस्ते, सीसे जस्ते की खान, विश्व की सबसे बड़ी सीसे और जस्ते की खान आपसे अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? रामपुरा आगुचा। या फिर प्रश्न पूछा जाए एशिया की श्रेष्ठ जस्ता व सीसा अयस्क भंडार, तो भी आपका आंसर होगा रामपुरा आगुचा। अगर साथियों सीसे और जस्ते की बात आई है तो सबसे पहले बात होती है कि ये जो सीसा और जस्ता है ना, ये अलग अलग नहीं निकलता, ये एक साथ निकलता है अयस्क के रूप में। और सीसे और जस्ते का जो अयस्क होता है, इस अयस्क का नाम पूछ लिया जा सकता है। इस अयस्क को कहते हैं गैलेना। जी हाँ, गैलेना अयस्क से ही सीसा और जस्ते को अलग किया जाता है। और अगर मैं बात करूं अलग करने के कारखाने की, तो एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है चंदेरिया में। जी हाँ, चंदेरिया कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ के चंदेरिया नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट लगा हुआ है, जिंक स्मेल्टर प्लांट। और साथियों, ये प्लांट है वो इंग्लैंड के आर्थिक सहयोग से, किसके आर्थिक सहयोग से? इंग्लैंड के आर्थिक सहयोग से ये प्लांट लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारी प्रश्न सीरीज के प्रश्न 7 में। साथियों, प्रश्न आप लोगों के सामने चंबल नदी पर, जी हाँ, चंबल नदी पर निर्मित बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। चंबल नदी पर निर्मित बांधों में कौन सा बांध? पहली बात तो आती है कि चंबल नदी पर कितने बांध हैं, तो आप लोगों को बता देता हूं, चंबल नदी पर कुल मिलाकर 4 बांध बनाए गए हैं। वहां पर आगे प्रश्न कह रहा है कि बांधों में से कौन सा बांध, जो 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? देखिएगा आप लोग, राणा प्रताप, गांधी सागर, जवाहर सागर और इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही जवाब होगा गांधी सागर बांध। जी हाँ, गांधी सागर बांध राजस्थान में स्थित नहीं है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, और मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर की सीमा पर यह बना हुआ है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं आपकी चंबल नदी की, तो इस चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। याद रखना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके से आप लोग याद कर लो चित्र के माध्यम से। सबसे पहले इस पर एक बांध बना था जिसका नाम था गांधी सागर। क्या नाम था? गांधी सागर बांध। इसके बाद इस पर जो बांध बना हुआ है वो राजस्थान में 3 बांध इस पर बने हुए हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं तो एक बांध बना हुआ है राणा प्रताप, एक बना हुआ है कोटा बैराज, और एक बना हुआ है जवाहर सागर। एक बार दोबारा याद कीजिए फटाफट, चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। 4 बांधों में राजस्थान में कितने हैं? 3 बांध। एक बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये जो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, यही चंबल नदी पर बना हुआ सबसे पुराना बांध है। जी हाँ, सबसे प्राचीन बांध और सबसे बड़ा बांध माना जाता है ये, जो कि वर्तमान में आपका जो नीमच है मध्य प्रदेश में ये बांध स्थित है। आगे बढ़ूं साथियों मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? जी हाँ, राजस्थान के एकीकरण से ये प्रश्न आप लोगों के सामने है। राजस्थान के एकीकरण को भी हम लोग अध्ययन में लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हर एग्जाम में लगभग 2-3 प्रश्न पूछते हैं। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? जल्दबाजी में जवाब मत दो, कमेंट करते रहो फटाफट। 3 कमेंट जरूर करने हैं सबको, 3 प्रश्नों के जवाब जरूर देने। हो सकता है आपका जवाब कोई गलत भी हो तो कम से कम 4-5 प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में डालना है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? शेयर कर दो फटाफट, शेयर कर दो मेरे शेरों, फटाफट शेयर कर दीजिए।
मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? 18 मार्च 1948, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948 और 30 मार्च 1949। धैर्य से जवाब दो। यहां पर सही जवाब होगा साथियों 15 मई 1949। जी हाँ, काफी लोग जवाब में चिपका भी दिया 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का नाम सुना नहीं कि आंख बंद करके फटाफट 18 मार्च चिपका देते हैं। पूरे प्रश्न को पढ़ो बेटा। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे के जवाब आ रहे हैं 18 मार्च। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय पूछ रहा है, मत्स्य संघ का निर्माण नहीं पूछ रहा। राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो विलय कब हुआ था? इसका 5वें चरण में हुआ था। और 5वां चरण कब संपन्न हुआ था? 15 मई 1949 में संपन्न हुआ था। उस समय 5वें चरण के अंतर्गत इस संघ में या राजस्थान में मत्स्य संघ को क्या कर लिया था? शामिल। और मत्स्य संघ की बात करूं मैं तो इस मत्स्य संघ में 4 रियासतों को जोड़ा गया था, जिनको हम लोग ABCD के माध्यम से जानते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासतें थी जिनको 18 मार्च 1948 को सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में जो एक संघ बनाया गया था, मत्स्य संघ के नाम से संघ का नाम था। इसको अलग रख दिया गया था। फिर राजस्थान में इसको विलय किया गया था 15 मई 1949, जो कि 5वां चरण राजस्थान के एकीकरण का था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? जी हाँ, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष को अध्यक्ष की पद जो होता है उसकी शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत जटिल और बड़ा ही क्रिटिकल प्रश्न है, घुमा हुआ प्रश्न है। आरएस की तैयारी जितने भी साथी कर रहे हैं वो एक बार हाथ खड़ा करो, हेलो करो फटाफट। आरएस की तैयारी वाले साथी इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना। लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर ये रहे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट जवाब दो। काफी बच्चों के सही जवाब भी आ रहे हैं, काफी इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं इसका एक बार जवाब दे देता हूं साथियों। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आश्चर्य मत करो। लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों। अगर मैं इसकी बात करूं, इस प्रश्न को थोड़ा सा डिफाइन करता हूं तब समझ में आएगा आपको। मैं बात करूं अगर लोकसभा की, ये लोकसभा बैठी हुई है, ये अध्यक्ष की कुर्सी है, ये माननीय सदस्यों की कुर्सी है। साथियों, जो पहली लोकसभा की जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें चयन किया जाता है इसके अध्यक्ष का। परंतु वो जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। इसको प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? इसको जो ही चुना गया, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जो भी सबसे मतलब ज़्यादा बार चुनकर आया है वो लोकसभा में, या फिर सबसे जो अनुभवी आदमी हो उसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर के पद पर बैठा देते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर क्या बैठ गया, बाकी सभी सदस्य यहाँ बैठे हैं। अब इनमें क्या करता है, ये इन सदस्यों को बारी बारी से क्या करता है, अपने पद की शपथ दिलाता है। तो शपथ यहाँ पर कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। परंतु प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलाता है वो काय के रूप में दिलाता है? केवल सदस्य के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है, ना कि उसको अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाता है। तो साथियों, हमारा प्रश्न था लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अध्यक्ष पद की शपथ कोई नहीं दिलाता है, उसको केवल सदस्य की शपथ दिलाता है। और सदस्य की शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और आपका प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा प्रश्न आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान सभा के हर एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BN राव और मौलाना अबुल कलाम आजाद। साथियों, अगर मैं प्रश्न के जवाब की बात करूं, कमेंट करो फटाफट।
प्रश्न का जवाब की बात करूं तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर बी एन राव। जी हां, डॉक्टर बी एन राव, बेंगुल नरसिम्हा राव। साथियों यहां पर अमूमन विद्यार्थी संविधान या संविधान सभा का नाम आता है तो वहां पर सीधा जवाब दे देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या है, गलत है। हमेशा वो आपको भटकाने के लिए एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन को ए नंबर पर जरूर रखता है आप लोगों की धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ अगर थोड़ी सी डॉक्टर बी एन राव को लेकर, तो जो डॉक्टर बी एन राव थे ये आपके जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र थे और जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ ही इन्होंने पढ़ाई की थी। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे हुए हैं। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हुए थे। साथियों अगर मैं बात करूं तो संविधान का जो मूल प्रारूप था, ध्यान रखना, संविधान का जो मूल प्रारूप था उस मूल प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, बी एन राव। और इनको लॉ का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसी कारण साथियों इन डॉक्टर बी एन राव साहब को जो संविधान सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। बहुत अनुभव इनके पास में था क्योंकि ये कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और इनके बदौलत ही हमारा संविधान बहुत अच्छी स्थिति में आ पाया। साथियों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संविधान में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। संविधान में नागरिकता का उल्लेख, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में CAA या NCR या NPR ये मामले अभी बहुत हाईलाइट में चल रहे हैं और वहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है नागरिकता से संबंधित। जी हाँ, तो ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। संविधान में नागरिकता का उल्लेख मिलता है कि आप भारत के नागरिक कब कहलाएंगे, इस बात का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 7। नागरिकता का उल्लेख, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट करके लिख लेना अपनी नोटबुक में। मैं दावा करता हूँ प्रश्न बहुत अच्छा और आने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नागरिकता को लेकर बहुत बड़े आंदोलन भारत की जो पृष्ठभूमि में अपने को देखने को मिले थे। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा अनुच्छेद 5। जी हाँ, क्या है अनुच्छेद 5, मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ उसकी। साथियों अनुच्छेद 5 जो है वो भारत की नागरिकता को क्या करता है, व्याख्या करता है। भारत की जो नागरिकता है ये नागरिकता किसको मिलेगी ये बताता है हमारा अनुच्छेद 5। अब मैं बात करूं अगर तो क्या क्या बताता है ये, क्या क्या मतलब कौन व्यक्ति भारत का नागरिक कहला सकता है इस अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। ध्यान से सुनिएगा और लिखते भी चलिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन नागरिक या किस शर्त के आधार पर भारत का नागरिक होना प्रमाणित नहीं होता है। नकारात्मक प्रश्न पूछ सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो साथियों पहली शर्त तो है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। अगर ये शर्त को पूरा नहीं करता है वो, तो आगे की शर्त सुनिए। दूसरी शर्त है कि साहब उसके माता पिता भारत में जन्म होना चाहिए, तो उसके जो माता या पिता है इनका जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। अगर मान लो इस शर्त को भी पूरी नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो साहब ये प्रावधान है कि या तो उसकी माता या फिर उसका पिता, दोनों में से एक, मतलब माता या पिता दोनों में से एक कहाँ का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। अगर साहब ये भी शर्त पूरी नहीं करता है तो एक शर्त और दी हुई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। साथियों अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों तक, जी हां, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व तक अगर लगातार भारत में रह रहा हो
तो भी वो व्यक्ति भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। इस वाक्य को, 3 वाक्य तो आपके समझ में आ गए होंगे। ये चौथा वाक्य दोबारा बता देता हूँ मैं। भारत का अगर कोई व्यक्ति है जो मान लो भारत में रह रहा था, तो यहाँ पर संविधान लागू होने से, संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब हो गया कि यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों तक लगातार, तो 5 वर्ष का मतलब हो गया 45, तो 44-45 से लेकर वो लगातार जब तक संविधान लागू हुआ था तब तक अगर भारत में निवास कर रहा था, तो उस व्यक्ति को भी भारत की क्या दी गई थी? नागरिकता दी गई थी। और इसका उल्लेख हमारे को कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत मिलता है। वैसे नागरिकताओं से संबंधित और भी जो अनुच्छेद है वो 6 में भी है, 7 में भी है, 8, 9, 10, 11 तक है, परंतु मूल रूप से जो नागरिकता को जो परिभाषित करता है वो हमारा अनुच्छेद कौन सा करता है? अनुच्छेद 5। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। जी हाँ, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। कितने वर्ष के लिए वो निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद की बात करूं तो विधानमंडल का ये दूसरा सदन होता है। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक सदन होता है उच्च सदन और एक निम्न सदन। मतलब एक सदन होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ये जो विधान परिषद है वो उच्च सदन कहलाता है, और हमारे राजस्थान में भी इसकी लेकर बातें चल रही है। हो सकता है कि कुछ समय बाद विधान परिषद देखने को मिले हमारे यहाँ पर भी। अभी केवल विधानसभा मतलब एक सदनीय विधानमंडल ही है अपने राजस्थान में। ये भी प्रश्न काफ़ी बार छोटे एग्जाम से पूछा जाता है, राजस्थान का विधानमंडल है एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय या उपयुक्त में से कोई नहीं? कितना सदन है? एक सदन। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। साथियों, यहाँ पर सही जवाब होगा आप लोगों का 6 वर्ष के लिए। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 5 वर्ष के लिए, और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए होते हैं? 6 वर्ष के लिए उनका निर्वाचन होता है, वो चुने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में मृग संरक्षण के लिए, मृग आप लोग जानते होंगे, हिरण। राजस्थान में मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? पूछ लिया गया था एलडीसी, आरपीएससी की एलडीसी जो 2014 में हुई थी, वहां पर प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, जसनाती, चारण, विश्नोई। 2 को तो आप लोग हटा देंगे मुझे पता है, पर यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होगा 2 में, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, जसनाती या विश्नोई, विश्नोई या जसनाती। सही जवाब होगा आप लोगों का विश्नोई। जी हाँ, ये विश्नोई ऐसी जाति है जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए, अमृता देवी का आपने नाम सुना होगा, पेड़ों की रक्षार्थ अपने जीवन का सर्वस्व त्यागा था और अब भी पेड़ों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। पेड़ों की रक्षा के साथ ही ये जो जितने जीव जंतु हैं जंगल में उनके लिए भी कार्य करते हैं, और विशेष रूप से राजस्थान में जो मृग का संरक्षण है उनके लिए कार्य कर रही है ये जाति, जिसको हम लोग विश्नोई जाति के नाम से जानते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। राजस्थान का निम्न में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? भूगोल का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिन्होंने नए लेटेस्ट आंकड़े पढ़ लिए होंगे, कृषि के 2020 के जो आंकड़े हैं, कृषि के 19-20 के, 19 वाले आंकड़े, 20 के तो भी आए नहीं, 19 के जो आंकड़े हैं वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसके आधार पर जवाब दीजिए फटाफट। राजस्थान का निम्न में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? प्रथम स्थान पूछ रहा है यहाँ पर। गेहूं में, सरसों में, जौ में या चने में? साथियों, यहां पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का, वो राइट आंसर होगा सरसों। जी हां, सरसों के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का जो स्थान है 2019 के आंकड़ों के अनुसार वो प्रथम स्थान बना हुआ है। राजस्थान भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का क्या करता है? उत्पादन करता है। और राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? सरसों संबंधित एक प्रश्न है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? सेवर में। सेवर कहाँ पर है? भरतपुर में। जी हाँ, सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है सेवर भरतपुर में। साथियों, मैं अगर बात करूँ इस प्रश्न की थोड़ी सी लेकर, तो पहले तो बात आती है आपकी गेहूँ की। गेहूं की बात करूं तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान है, उस राजस्थान का भाग है चौथा भाग। कौन सी पोजीशन पर है राजस्थान? चौथी पोजीशन पर है। इनमें जो फर्स्ट पोजीशन है गेहूं में जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर आता है यूपी। जी हाँ, गेहूं को लेकर मैं आगे थोड़ा सा डिफाइन और कर देता हूँ बढ़िया तरीके से। गेहूं की अगर बात करूं तो गेहूं में जो फर्स्ट पोजीशन है, इस फर्स्ट पोजीशन पर
गेहूं में जो फर्स्ट पोजीशन है उस फर्स्ट पोजीशन पर आता है यूपी, और राजस्थान का जो भाग है गेहूं में वो कौन सा है, चौथा स्थान है। आगे मैं बात करूं अगर जौ की, जी हाँ जौ, तो जौ में भी राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान का स्थान आता है दूसरा, सेकंड स्थान, और इसमें भी जो पहले स्थान पर बना हुआ है वो यूपी बना हुआ है। आगे की बात करूं मैं अगर चने की, चने की दृष्टि से बात करूं तो चने में भी राजस्थान का सेकंड स्थान आता है और फर्स्ट स्थान पर बना हुआ है यूपी, जी हाँ। परंतु जो सरसों है उस सरसों में राजस्थान का भाग कौन सा है, स्थान कौन सा है, पहला स्थान, जी हाँ। गेहूं में राजस्थान का चौथा स्थान, जौ में राजस्थान का दूसरा स्थान, चने में राजस्थान का दूसरा स्थान, और सरसों में भी राजस्थान का दूसरा स्थान बना हुआ है। यह आंकड़े 2019 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर आपकी स्क्रीन पर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही निर्णायक प्रश्न होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए। साथियों अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, और आपके स्क्रीन पर ये रहा, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है, जी हाँ बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है। ये आरपीएससी की जो एचएम हेडमास्टर की जो एग्ज़ाम हुई थी 2012 में, सीधी भर्ती थी, हेडमास्टर की एचएम परीक्षा थी 2012। बहुत अच्छे पत्ते, काफ़ी लोग आप में से चयनित भी हुए। कौन कौन लोग, एक बार हाथ खड़ा कीजिए, यहाँ पर थंबलिंग कीजिए फटाफट, कौन कौन लोग एचएम की भर्ती में शामिल होने वाले लोग ये एग्ज़ाम ये अभी वीडियो देख रहे हैं। आरपीएससी एग्जाम 2012 में प्रश्न था, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है। बादड़ा, अजरक, फड़ और पिछवाई। साथियों जो इसका सही जवाब होगा वो जवाब होगा अजरक, जी हाँ अजरक प्रिंट यहां पर बाड़मेर से संबंधित है। बाड़मेर प्रिंट मुख्य रूप से दो है, एक तो अजरक है और एक मलीर, जी हाँ मलीर और अजरक ये दोनों कहां की प्रिंटें हैं, बाड़मेर की प्रिंटें हैं, मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट। साथियों अगर मैं बात करूं बादला की, तो बादला तो क्या है, देखो जोधपुर का प्रसिद्ध, और बादला है क्या ये भी काफी बार पूछा गया है। बादला साथियों एक जिंक का पात्र होता है जो पानी को ठंडा रखने में अपना योगदान देता है, जी हाँ। फड़ की बात करूं तो फड़ साथियों एक ऐसा चित्रांकन माध्यम है जो किसी लोक देवता या किसी लोक पुरुष की जीवनी को, संपूर्ण जीवनी को एक कपड़े पर चित्रों के माध्यम से उखेरने की जो कला है वो कला कहलाती है फड़ चित्रकारी या फड़ कहलाती है। सुना होगा आप लोगों ने, जैसे देवनारायण जी की फड़ है, पाबू जी की फड़ है, रामनारायण जी की फड़ है, ये सारी फड़ें आप लोगों ने सुनी होगी। प्रिंट हमने बात कर ली। पिछवाई क्या है साथियों, पिछवाई एक कला है, ये भी चित्रांकन की शैली है, चित्रकला है। पिछवाई जो कला है वो प्रसिद्ध नाथ द्वारा जो कि पड़ता है राजसमंद में, जी हाँ। भगवान कृष्ण की जो बाल्य लीलाएं हैं उन लीलाओं का भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे की दीवार पर जो अंकन है वो अंकन कहलाता है पिछवाई कला। तो पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, पिछवाई कला है नाथ द्वारा राजसमंद की। फड़ चित्रकारी के लिए सबसे मतलब चर्चित जो स्थान है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा, और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का, और अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। तो साथियों आप सभी लोगों को ये जो हमारी आज की प्रतियोगिता सीरीज थी राजस्थान को जानो, जो पहला भाग हमारा था आज प्रश्नोत्तरी सीरीज का, वो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ होगा। कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा नया प्रयोग और नया एक्सपीरियंस। हम अपने जितने भी विचार है वो मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर सूचित कीजिएगा। आप सभी साथी इसी प्रकार से जुड़े रहें। हम लोग आज से प्रतिदिन हम लोग 1 घंटे की ये क्लास लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा इस क्लास को 2-5 दिन में लाइव करने की, ताकि और भी मज़ा आप लोगों को आ सके, आप लोग सीधे सवाल जवाब कर सके। आपके जितने भी सवाल होंगे वो यहाँ पर कमेंट में छोड़ दीजिए आप लोग। इन सभी सवालों को मैं कल ज़रूर जो हमारा वीडियो होगा उसमें शामिल करूँगा। जितने भी आपके उपयुक्त जवाब होंगे वो मैं जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। राजस्थान को जानो ये प्रतियोगिता सीरीज राजस्थान के प्रत्येक युवा के, प्रत्येक प्रतियोगी जो साथी है उसके मोबाइल तक पहुंचाना, ये जो कार्य है ये पुनीत कार्य आप लोगों के हाथ में है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, जी हाँ सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जी हाँ
आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। जब सारी परिस्थिति आपके विपरीत हो, फिर भी आपका जो दिल है, अंतर आत्मा, उसकी आवाज़ ज़रूर आती है कि यार एक बार और प्रयास करना है, हो सकता है मैं अब की बार ज़रूर सफल होऊंगा। कुछ साथी जो एक एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम देने के बाद हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंजिल दूर नहीं, आप लोग यूं ही लगे रहे, यूं ही अनवरत प्रयास करते रहें और हर जगह से आप प्रेरणा लें, हर व्यक्ति से सीखने का प्रयत्न करें, लगातार अपने जीवन में प्रेरणादायक स्रोतों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूवर्स को थैंक यू। इस वीडियो को अभी आप लोग अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। पुनः धन्यवाद। इस जो सीरीज का आज की जो सीरीज का जो विजेता होगा, उस विजेता का अनाउंस करूंगा मैं, जैसा कि मैंने बताया था शुरू के वीडियो में। कल वाला जो वीडियो होगा, उस वीडियो के सबसे पहले मैं आज की सीरीज की वीडियो का जो भी विजेता होगा, उस प्रश्नोत्तरी के विजेता का अनाउंसमेंट उसके माध्यम से करूंगा और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से विजेता का अनाउंसमेंट करूंगा। उस विजेता को जितने भी उनका गिफ्ट हैम्पर है और नगद उपहार है, वो नगद उपहार उनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा और गिफ्ट हैम्पर जो है, गिफ्ट वाउचर है उनका, वो उनके जो घर के पते पर उनको सेंड कर दिया जाएगा। पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।